स्वागत है आप सभी का आज के इस विशिष्ट कक्षा में। वापस हम लोग जुड़ते हैं कल के उस टॉपिक से जिस टॉपिक के माध्यम से हम लोगों ने अपनी कक्षा जहाँ पे छोड़ी थी। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात चल रही थी और टीचिंग एप्टीट्यूड पे हम लोगों ने कुछ मूलभूत आयाम को टच किया था, जिसमें शिक्षण का स्मृति स्तर यानी कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। बेसिकली टीचिंग के 3 प्रकार का वर्णन मैंने किया था और उन्हीं 3 प्रकारों के वर्णन में प्रथम जो प्रकार है मेमोरी लेवल का, उस मेमोरी लेवल के आधार पे हम लोग आगे उसकी बात कर रहे थे कि मेमोरी लेवल में क्या क्या चीजें हैं, जैसे क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड मेमोरी की, है ना, और क्या है मॉडल क्या होना चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्स की। क्या है शिक्षण के स्मृति स्तर का बेसिक तत्व, क्या है एलिमेंट्स, क्या है कैसे ये माना जाना चाहिए कि ये जो शिक्षण मेमोरी लेवल है, इसके तत्वों के आधार पे आप अपनी मेमोरी की उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम जो चीज है, देखिए सबसे जरूरी चीज होता है, किसी भी चीज को कोई छात्र मेमोराइज तब करेगा जब आप उसे कोई ऑब्जेक्टिव बता सके। जैसे मान लीजिए मैं ये कक्षा ले रहा हूँ, तो मेरा पहला और प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आप सभी को एक दिन प्रोफेसर बनता हुआ देखूं, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में मेरे इस स्वप्न को आप सभी लोग साकार करने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इससे आपको भी लाभ होगा। तो ऑब्जेक्टिव यदि तय हो, यदि ऐसा होता कि आपको पता ही नहीं है कि किस गोल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, हमारा गोल क्या है, क्या हमें वास्तविकता में कुछ बनना है या नहीं बनना है, तो हम जाहिर सी बात है कि परेशान होंगे, प्रताड़ित होंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, और यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपके शिक्षण की परिविधा में, आपके शिक्षण के नेतृत्व में अगर ये बात तय है कि आपने एक समुचित ऑब्जेक्टिव पहले क्रिएट कर लिया, उद्देश्य क्रिएट कर लिया, तो छात्र अपने मेमोरी के यूटिलाइजेशन को उसी हिसाब से बढ़ा घटा सकेगा। यदि छात्र के रुचि का विषय नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान होगा, उसे बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव पहला एलिमेंट होता है। दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर, है ना। जो आप पढ़ा रहे हैं, क्या उसका सब्जेक्ट मैटर बहुत उचित है, क्या ऐसा तो नहीं कि वो मोनोटोनस हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो छात्र की रुचि का विषय ही नहीं रहा। सब्जेक्ट चल रहा है मान के चलिए आइंस्टाइन का, है ना, प्रकाश थियरी चल रही है, लाइट की थियरी चल रही है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत चल रहा है, आर्किमिडीज थियरी चल रही है, और आप बात करने लगे घोड़े बैल बकरी की, तो जाहिर सी बात है कि छात्र को इंटरेस्ट नहीं आएगा। और वहीं अगर आप एग्रीकल्चर वाले छात्र के सामने जाके आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ने लगिए, आप जो है बर्नौली थ्योरम बताने लगिए, तो भी उस छात्र को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप हमेशा जब भी आप मेमोरी लेवल पे कार्य कर रहे हो, तो दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पार्ट आता है वो है सब्जेक्ट मैटर और उसकी प्रकृति। सब्जेक्ट मैटर के बिना कोई भी छात्र अपने इंटरेस्ट को नहीं बना सकता। तो आपको ये बात याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उद्देश्य। उद्देश्य यदि आप अपना क्लियर करके चलेंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो छात्र का भी आप क्लियर कर पाइएगा। खुद ही अगर आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो आप छात्र को भी क्लियर नहीं करा पाएंगे, और उसी हिसाब से सब्जेक्ट मैटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती है। इसके अलावा तीसरा है टीचिंग मेथड्स, मेथडोलॉजी। किस प्रकार के मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं आप। तीसरा टीचिंग मेथड्स लिखते रहिए। टीचिंग मेथड में अब बस ये हेडिंग डाल दीजिए, बाकी तो आप समझ लेंगे तो भी काम हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड जो होता है, कई बार आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक वगैरह पे साइंस टेक को अगर आप फॉलो करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो बच्चों को बहुत उदाहरण देके प्रस्तुत किया जाता है, बहुत उदाहरण से समझाया जाता है कि देखो बेटा ये फिजिक्स का ये नियम ऐसे है। अब जैसे ध्वनि की चाल है उसको समझाना है, प्रकाश की चाल है उसको समझाना है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आजकल प्रस्तुत हो रहे हैं। एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। पहले यही सारी चीजें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाई जाती थी। ग्राफ के हम लोगों की टीचर ग्राफ जब पढ़ाते थे, तो हमें लगता था कि कोई एक चीज है जो हमें जाके एक पेपर है खरीद खिलाना है और उस पर हमें सेट करके दे देना है। हमें पता ही नहीं चला कि ग्राफ का प्रयोग क्या है, कैसे, क्या ये एजुकेशन को हमारे आसान करने की चीज है। परंतु जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो आसान करने की चीज थी,
जो हमारे टीचर्स थे वो हमें हो सकता है शायद उनकी इतनी योग्यता ना रहा हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र था, तो जिस कारण से वो ग्राफ को अच्छे तरीके से हम तक नहीं बता पाए। परंतु आज जाके देखिए तो क्लास जो है वो स्मार्ट क्लासरूम्स है, बड़े बड़े टीवी स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन लगी पड़ी हैं, लोग यूट्यूब के माध्यम से भेज देते हैं। तो हमारे पास में मेथड्स जो है हमारा, और इन्हीं मेथड्स में हमारे जमाने में क्या मेथड यूज किया जाता था, हमारे समय में जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारे समय में मेथड यूज होता था कि क्लास में बेइज्जती का मेथड है ना, किसी छात्र को अगर याद कराना हो तो उसको सामूहिक उसकी बेइज्जती कीजिए, या उसको आप पकड़ लीजिए और किसी दूसरे बच्चे से बोलिए जिसको याद है वो उसको मारे। अब यदि किसी तेज बच्चे को कुछ नहीं आता, हमारे क्लास में तो ये बहुत होता था, किसी तेज बच्चे को अगर कुछ नहीं याद होता था तो छोटे जो जो बेचारे जो नहीं याद करके आते थे उनसे बोला जाता था कि आओ और ये लो डंडा और इस डंडे से इसे मारो। अब इतनी बेइज्जती फील होती थी कि ये जो कल का लड़का है जो जिसे कुछ नहीं आता था आज वो मुझे मार रहा है। इस अपने सम्मान को बचाने के लिए हमें बहुत सारी पढ़ाई करके जानी पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता है कि मेथड्स, मैं ये नहीं कहता कि ये मेथड उचित है, परंतु ये जरूर है कि आप अपने अध्यापन की विधि को अपने द्वारा बनाए गए किसी भी मेथड के माध्यम से बच्चे तक अपने विषय को पहुंचा सकते हैं। मेथड्स में ही ग्राफ और रिप्रेजेंटेशंस, टीवी, ऑडियो विजुअल्स, एग्जांपल्स, ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा आता है चौथा जो इम्पोर्टेंट है, वो है टीचर का रोल, रोल ऑफ द टीचर। हमेशा याद रखिए कि टीचर्स का व्यक्तित्व, अगर एक टीचर, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा आप देखिएगा, एक चाइना की वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि एक टीचर है जो बेचारा सुबह से क्लास लेते लेते थक चुका है खड़े खड़े, और जब वो अंतिम बार क्लास में लेने जाता है तो बाहर के कैमरे ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की। वो बहुत गहरी सांस लेता है और बहुत थक के सांस को छोड़ता है 2-3 बार, उसके बाद फिर अपने आप को, अपनी टाई को सेटल डाउन करता है और फिर मुस्कुराते हुए क्लास के अंदर प्रवेश करता है। यानी कि सारी की सारी थकान वो बाहर छोड़ के कक्षा के अंदर जब प्रवेश कर रहा है तो बहुत मुस्कुराते हुए प्रवेश कर रहा है। छात्रों की, जैसे मान के चलिए घर पे आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे पापा है या आपके पति हैं या आपके घर में जो भी आपका यहाँ मालिक है, मेन मालिक है, जो अंदर प्रवेश कर रहा है, यदि वो गुस्से में तमतमाता हुआ घुसेगा तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सारा घर यदि खुश हो तो भी यदि मेन मालिक गुस्से में प्रवेश कर रहा है तो बाकी सभी लोग जो है वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनको दुख होता है क्या हुआ क्यों हुआ, है ना, थोड़ा डर भय का माहौल रहता है। वहीं अगर मेन मालिक, घर में बहुत बेकार स्थिति है लेकिन मेन मालिक यदि मुस्कुराता हुआ प्रवेश कर रहा है तो सारी चीजें बहुत अच्छी है। ऐसे ही आप अपनी योगा क्लास में देखते होंगे, जब आप अपने योगा क्लास में मुस्कुराते हुए प्रवेश करेंगे तो क्लाइंट्स आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, परंतु आपकी ही शक्ल उतरी पड़ी हो, आप ही अपने जीवन से परेशान हो, तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट को लगेगा कि अरे यार ये क्या, कैसे टीचर को हमने हायर कर लिया, है ना। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा मुस्कुरा के, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ट्यूशन वाले टीचर्स। ट्यूशन वाले जो टीचर होते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे होते हैं, तो वो बेचारे कभी भी चाहे कितने भी थके हुए हो वो गुस्से में नहीं प्रवेश करते। वो, उन्हें पता है कि ये तो मेरी एक्स्ट्रा कमाई है। क्लासरूम में तो वो गुस्से में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि एज अ होल उन्हें पढ़ाना होता है, लेकिन जब भी वो ट्यूशन में प्रवेश करते हैं तो ये मुस्कुराते हुए कि मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, है ना। तो रोल ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। शिक्षक की भूमिका बहुत जरूरी है, उसका, उसकी भाषा शैली बहुत जरूरी है, कपड़ा बहुत जरूरी है ना, और एक दूसरे छात्र से फेवरेटिज्म वाला सिद्धांत ना लागू होता हो। फेवरेटिज्म का मतलब होता है, कई बार टीचर्स क्या करते हैं कि सामने वाले 2-4 बच्चों को बहुत मानते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग बच्चों को मानते हैं, कई बार बच्चे या तो मेल हो या फीमेल हो जिसको भी मानने लगते हैं, और कुछ बच्चों से नैतिक घृणा हो जाती है। छोटे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये अक्सर होता है क्योंकि सब एक दूसरे के को जान रहे होते हैं। अब दो, एक व्यक्ति जो एक ही गांव के एक ही गांव के है, मान लीजिए उसी गांव का टीचर उस स्कूल में पढ़ा रहा है और उसी गांव का कोई बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, और बच्चे के पिता से गांव के टीचर की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि क्लास के अंदर बच्चा बड़ा दबा हुआ महसूस करेगा। रोल ऑफ द टीचर में ये बात बहुत जरूरी है कि टीचर के लिए हर व्यक्ति, हर छात्र सामान्य होता है और इस सिद्धांत को उसे अपने जीवन पे लागू करना चाहिए। इसके बाद होता है लर्नर की भूमिका, जो शिक्षार्थी है उसकी भूमिका बहुत जरूरी है। कैसे है, क्योंकि यदि आप उसके मेमोरी पे काम करना चाहते हैं तो आपको ये तय करना होगा कि छात्र किस स्तर का है।
हर व्यक्ति, पांचों उंगलियां समान नहीं होती हैं। और अगेन आपको ये तय करना होगा कि हमारा जो छात्र है उसका मेमोरी कैसा है। यदि उसकी मेमोरी थोड़ी कमजोर है तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी मेहनत करें बतौर टीचर, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर योग्यता भरें, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कीजिए, और देखिए कालांतर में वही छात्र आपका बहुत ज्यादा नाम रोशन करने वाला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि छात्र की भूमिका का निर्धारक भी कौन बना? अध्यापक स्वयं बना। और बतौर अध्यापक आपके सामने ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या चीज पढ़ा रहे हैं, कैसा कैसा कर रहे हैं, क्या आप वास्तविकता में वो चीज दे पा रहे हैं जो छात्र को चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्र का लेवल बहुत डाउन है और आप बहुत हाई लेवल की चीज देते चलते चले जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लर्नर्स की भूमिका का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा है टीचिंग इक्विपमेंट्स की बात आती है। किस आधार पे आप पढ़ा रहे हैं? मैप पढ़ा रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो मैप होना चाहिए। अब आप हवा में बता देंगे कि उत्तर में हिमालय है तो मैप में क्या पता कि उत्तर किधर है? मैप को तो दक्षिण में रख दो तो दक्षिण में हिमालय हो गया फिर, है ना। तो आपको ये तय करना होगा कि मैप कैसे पढ़ा है, किस प्रकार से हमें ऑडियो विजुअल डिवाइसेस का प्रयोग बताना है, किस प्रकार से हमें ये बताना है क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। जैसे मैं एक संस्कृत का कोर्स करने के लिए मयूर विहार दिल्ली में एक स्कूल है वहां गया। सन 2012 की बात है। एक सर्टिफिकेट कोर्स कराया जा रहा था। तो रेयान इंटरनेशनल करके एक स्कूल है। मैं वहाँ पहली बार अपने जीवन में, मैंने मैंने भी अच्छी स्कूल से पढ़ाई की है, अंग्रेजी स्कूल से, परंतु पहली बार मैं किसी स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहा था, इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। जब मैं अंदर गया तो आप यकीन मानिए मेरे स्तब्धता की सीमा, कि मैं वो संस्कृत की क्लास, अभी मैं पहुंचू वो कौन पूछ रहा है कि कहाँ चल रही है संस्कृत की क्लास, बस मैंने गार्ड को ये बताया संस्कृत क्लास ले, उसने बोला सेकंड फ्लोर पे चले जाओ। अंदर मैं प्रवेश किया तो क्या देखता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो पेपर है उसका एक स्टूडेंट वर्जन भी आता है, स्टूडेंट वर्जन प्रकाशित होता है, जिसको मैं पूरे जीवन में नहीं जानता था कि कोई छात्र जैसा पेपर प्रकाशित होके आता है। और उस टाइम्स ऑफ इंडिया का वो पेपर वहां के रिसेप्शन पे रखा पड़ा है। मैंने वहां रिसेप्शनिस्ट से पूछा ये किसके लिए, तो उसने बताया ये तो छात्रों के लिए है सर, आपको नहीं पता? मैं बोला नहीं मुझे नहीं पता, मैं खुद ही छात्र हूँ। तो बोले नहीं नहीं सर आप मजाक कर रहे हैं, आप संस्कृत के लिए आए हैं? मैंने बोला जी हाँ। तो अब मैं उस पूरे क्लासरूम को बहुत अच्छे से निहार रहा था। हर जगह चार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज, स्टूडेंट मैनुअल्स के लिए बहुत सारी चीजें। मैंने बोला बताइए, ये जिन बच्चों के लिए 5वीं 6वीं कक्षा के बच्चों का ये स्कूल है और इन बच्चों को इतनी योग्यता दी जा रही है, हमारे 5वीं और 6वीं वालों को तो कुछ पूछते भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं पता कि शर्ट को टग इन कैसे करना है, टाई को बाइंड कैसे करना है। और ऐसे स्कूल से हम पढ़ के और इन बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करने के लिए अगर आ रहे हैं तो हमारे शिक्षण का स्तर क्या होगा? यानी कि टीचिंग इक्विपमेंट्स भी बहुत जरूरी है। और ये बात याद रखिए, मेमोरी लेवल को बढ़ाने के लिए आपको टीचिंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। ऐसा ना हो कि वो एक्सेस हो जाए और ऐसा ना हो कि उसकी दिशा जो है वो गलत दिशा की तरफ आगे बढ़ जाए। इसके अलावा है मोटिवेशन और इवेल्युएशन, दो चीजें। मोटिवेशन जो है वो अगेन छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है ना। आप यदि किसी छात्र को निगेटिवली चार्ज कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बेकार रह जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आपकी इवेल्युएशन का सिस्टम भी बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, लिमिटेशंस और मेरिट्स क्या क्या है इसके विषय में बात करते हैं। मेरिट और डिमेरिट क्या है? तो शिक्षण मेमोरी लेवल के स्तर पे जब आप बात करते हैं टीचिंग की, जब आप ये देखते हैं कि आप मेमोरी लेवल पे फोकस करके पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो उसकी कुछ मेरिट्स है। पहला क्या है? पहला है डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट। ठीक है, डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक उपयुक्तता जो बात होती है। विकासात्मकता का मतलब ये है, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही आप मेमोरी लेवल को सेंटर ऑफ पॉइंट मान के पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो छात्र बाय डिफॉल्ट विकास की तरफ उन्मुख हो जाता है। बच्चे के अंदर चहुमुखी विकास आना शुरू हो जाता है और ये विकास उसके अंदर मल्टीपल डेवलपमेंट को क्रिएट करता है। हो सकता है कि वो छात्र गणित में उतना उत्कृष्ट ना रहा हो लेकिन वो फिजिक्स का बहुत अच्छा विद्वान बन जाता है। हो सकता है कि फिजिक्स उसके लिए अच्छी ना हो लेकिन वो बायोलॉजी का बहुत अच्छा विद्वान बनने की क्षमता रखता है। तो अगर आप मेमोरी पे काम करते हैं तो मैथमेटिक्स नहीं याद हो रही है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसको एनालिटिकल नॉलेज ना पसंद हो, उसे उसे थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा आनंद आता हो, या हो सकता है कि थ्योरेटिकल के बजाय वो, अब जैसे मैथमेटिक्स जो बच्चे सॉल्व अच्छा कर लेते हैं वो बच्चे बहुत कम सोशियोलॉजी को याद कर पाते हैं। उनके लिए हिंदी बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है, यार यार हिंदी कौन याद करे। और जिन बच्चों को हिंदी याद होती है उनके लिए लगता है कि यार इसमें याद करने वाली चीज ही क्या है,
ऐसी कौन सी चीजें जो हिंदी में याद करूं, मैं समास याद करूं क्या, वो फटाफट फटाफट सारी बातें वो याद रहती हैं, लेकिन मैथ्स आते आते उनकी स्थिति खराब हो जाती है। तो जब आप किसी बच्चे पे फोकस करते हैं मेमोरी पे, तो कोई ना कोई विकास तय है। इसके अलावा बच्चा जो है वो सिंपल, दूसरा है सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना। इसका मेरिट ये है कि जैसे ही आप मेमोरी लेवल पे काम करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले बच्चा जो है वो सिंपल सिंपल चीजों को बहुत तेज एब्जॉर्व कर लेगा। जब आप मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप 50 किलोमीटर दौड़ लगाइए, अभी शुरू हो जाइए, तो 50 किलोमीटर का टारगेट लेके चलेंगे तो 3-4 किलोमीटर तो आप आराम से दौड़ ही जाएंगे। दौड़ जाएंगे नहीं दौड़ जाएंगे? अरे यार 50 किलोमीटर जाना है, थकने पे पहले भी आप शर्माओगे एक दो बार, यार 50 किलोमीटर जाना है, कुछ तो चले, है कि नहीं? अभी कोरोना आया था तो लोग दिल्ली से कहाँ कहाँ चले गए, बंगाल तक, लोग दिल्ली से बंगाल तकरीबन 2000 किलोमीटर है, और लोग पैदल चले गए यहाँ से, क्योंकि उनके पास मृत्यु के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो यहाँ मरते, इससे बढ़िया चल के मरना पसंद किया उन्होंने, और पहुंचने वाले पहुंचे भी। बहुत सारी लड़कियों ने साइकिल चला के यहाँ से वो लड़कियां जो है वो पहुंच गई। तो ऐसे भी लोग, जब जीवन सर्वाइवल की बात आती है तो व्यक्ति करता ही ये करता कुछ ना कुछ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर आपने बहुत सारी चीजें उनको बताई, 50 किलोमीटर का रेंज दिया, तो 3-4 किलोमीटर तो जाएगा ही, यानी छोटी वाली चीजें तो समझ गया। अगर आपने उसको दिया ही 3 किलोमीटर चलने को, तो क्या वो चलेगा? 200 मीटर में थक जाएगा, क्योंकि दिमाग के थकने की एक क्षमता होती है। आप अभी बैठे बैठे 5 घंटा पढ़ लीजिए, और आप गाना सुनते हुए वही 5 घंटा पढ़िए, तो देखिए आप दोनों में डिफरेंस। आप गाना सुनते हुए पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 7 घंटा भी कम लगे, और यदि आप सामान्य पढ़िए, फोकस्ड होकर पढ़िए, तो हो सकता है 2 घंटे में आपका मस्तिष्क थक जाए। तो ये एक होती है सिंपल चीजें हमें लर्न करने की बात होती है। इसी आधार पे इसका सबसे दूसरा तीसरा जो है वो है मेमोरी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी या मेमोरी डेवलपमेंट। मेमोरी डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे ही छात्र के मेमोरी लेवल को आप फोकस में लाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका फोकस केंद्र मेमोरी है, तो मेमोरी ही बढ़ेगी, है ना? इसके अलावा छात्रों की रुचि बढ़ जाती है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और यही मेमोरी लेवल फाउंडेशन बनता है हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडीज के लिए ये फाउंडेशन क्रिएट करता है। अब कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या क्या डिमेरिट्स हो सकती हैं? डिमेरिट, सबसे पहले डिमेरिट ये है कि छात्र को ऐसा लगता है कि मुझे कुल मिला के मेमोरी ही तो बढ़ानी है, टीचर के सामने सिद्ध ही तो करना है कि मेरे को याद हो गया है। अगर टेबल याद करना है कि या राजधानी याद करनी है, जैसे हमारे टीचर को, सोशियोलॉजी के टीचर को ये लगता था कि किसी भी कंडीशन में याद करके आना राजधानी, नहीं तो कल बहुत मारूंगा। अब राजधानी याद करने के लिए आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आसाम, त्रिपुरा, बिहार, पटना, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कर्नाटक, बैंगलोर, केरला, तिरुवनंतपुरम, ऐसे करके रट्टा मरा दिया मुझे। अब आज मैं मान के चलिए 30-31 साल का हो गया, लेकिन आज भी मुझे वो रट्टा उसी रफ्तार से याद है ना? अब इसमें परिवर्तन होता है, तो मैं कभी भी मेरे को याद करना होता था तो मैं, अब पूछ देते गुजरात की राजधानी बताओ, तो मैं फिर से शुरू करके बताता था, मुझे याद है। अब आजकल तो याद है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ऐसे याद है। गांधीनगर गए कई बार, मैं अहमदाबाद के पास में है, तो बहुत सारी चीजें अब ऐसे याद है, देख के याद है। परंतु उन दिनों में अब अगर कोई पूछता था कि गुजरात की राजधानी बताओ, तो फिर से आंध्र प्रदेश से शुरू होकर मेरे को गुजरात तक आना पड़ता, है ना? और सोचिए कैसी यात्रा होती थी, आंध्र प्रदेश कहाँ साउथ में, और आता था मैं गुजरात नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि आप फिर इसमें, इसकी डिमेरिट ये है, मेमोरी को शो करने के चक्कर में छात्र रट्टाफिकेशन बन जाता है, यानी कि रोट लर्निंग की तरफ अग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिवली काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब ये है कि जितना आपने टारगेट दिया, सिर्फ उसको उतना ही करके आपको सिद्ध करने में वो लग जाता है, उसे वो इम्प्रेसिव लर्निंग की बात आ जाती है। पैसिव लर्निंग का मतलब ये है कि वो फिर दूसरी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर आप अभी देखिएगा दूसरे वाले मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि एनालिटिकल्स वाले में क्या होता है, छात्र, अब जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो अगर उसे रट्टा मारने वाले पे आ गया, या अगर मान लीजिए किसी अन्य माध्यम से वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो ये जानेगा कि गुजरात किस लिए प्रसिद्ध है, गांधीनगर किस एल्टीट्यूड पे है, क्या उसकी खासियत है, उसको गांधीनगर क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप इसमें आते हैं मेमोरी वाले पे, तो उसे तो सिर्फ ये सिद्ध करना है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, दैट्स ऑल। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना, ना ही मुझे किसी को इम्प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत, बस। वो अपना काम से काम मतलब रखने पे बच्चा फोकस कर जाता है, तो निष्क्रियता आ जाती है। छात्रीयता में निष्क्रियता सबसे नकारात्मक गुण है जो आप सभी के अंदर भरा पड़ा होगा।
जितना आपको पढ़ा दिया उतना पढ़ा दिया, बात खत्म। बाकी का अगर मेरी इच्छा है तो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो पैसिव हो चुके हैं हम लोग। हमें एक्टिवली कार्य करना होगा। अगर मैंने 5 चीजें बताई तो आप 50 स्वयं से सोच के लिखिए, तो हो सकता है कि आप और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा जो है वो है लैक ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकता की कमी। इसमें क्या होता है, छात्र अपने मेमोरी को बढ़ाने के चक्कर में कंटिन्यू पढ़ाई के चक्कर में पढ़ा रहता है, वो अन्य चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो बंद कमरे में बैठ जाता है और उसका फोकस रहता है कि कल मुझे कैसे भी करके अपनी अपने इज्जत को, अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को बचाना है। लिहाजा मुझे अन्य कोई कार्य नहीं करना है, ना ही घर के किसी कार्य में इंटरेस्ट लेना है, ना ही मुझे समाज में अपने उम्र के किसी बच्चों से मिलना है, ना ही मुझे साइकिल चलानी है, ना ही मुझे बैडमिंटन खेलना है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ करना है कि मुझे पढ़ के जाना है और जाके क्लास में टॉपर बनना है। क्यों? क्योंकि सारे पेरेंट्स जो हैं उनको टॉपर बनने बनाने का बहुत बड़ा जो है वो लगा रहता है कि मुझे टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, बनाना है। तो इस तरीके की भावनाएं आने आनी शुरू हो जाती है, लिहाजा बच्चा समाजीकरण में कम रह जाता है। ठीक है, बस इसके बाद जो है अगले अगले की तरफ अगला बढ़ते हैं। अगला वाला क्या मैंने आपको बताया था? अगला, ये तो मेमोरी लेवल है ना। मेमोरी के बाद क्या है? अरे बताओ, रम याद तो कराया था आपको। RUM, उल्टा पढ़ो। M से होगा मेमोरी, U फॉर, देखिए भूल गए, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैंने कल आपको याद कराया था कि आप याद रखिए, RUM उल्टा, उसको याद रखना। मेमोरी हो गया, अब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लिखिए, अगली हेडिंग डाल दीजिए अंडरस्टैंडिंग। एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, माने समझा के पढ़ाना। यदि इसे सामान्य भाषा में कहा जाए तो समझा के पढ़ाना, बोध हो जाए, छात्र को ये महसूस हो जाए, अंडरस्टैंड कर जाए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही ये होता है, बोध का मतलब ही ये होता है समझना, स्वयं से समझना। एक बार यदि छात्र समझ गया तो फिर ऐसी किसी भी परेशानी को जो आप उससे मिलती जुलती उस छात्र को देंगे, वो बहुत आसानी से टैकल कर जाएगा, उस परेशानी से खुद ही निजात पा जाएगा। जैसे एक छात्र को अगर आप तालाब में तैरना सिखा देंगे तो वो समुद्र में भी हाथ पैर मार के तैरना आ ही जाएगा उसको। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है ना? तैरना तो एक गुण है, एक गुण के प्रकार से वो इस तरीके से कई सारे चीजों को हल कर सकता है। आप याद कीजिए, जब आप कक्षा प्रथम में होंगे, पहली कक्षा में, तो आपको जोड़ घटाना कैसे सिखाया जाता था? 4 में 6 जोड़ना है तो क्या सिखाते थे? 4 डंडा खींचते थे, 1 2 3 4, जो सब एक जैसा दिखता था। उसके बाद फिर बोलते थे अब इसमें कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है, तो फिर 6 डंडे खींच दो, 1 2 3 4 5 6। अब सारे डंडों को गिनो तो 10, तो नीचे आके 10। वो क्या किया जा रहा है? वो अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप की जा रही है कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप कीजिए। एक बार अगर आप 4 और 6 के डंडे लगाना सीख गए तो आप 2 में 4 भी जोड़ लेंगे, 3 में 8 भी जोड़ लेंगे, 9 में 12 भी जोड़ लेंगे, 18 में 21 भी जोड़ लेंगे, कुछ भी कहीं से भी जोड़ लेंगे। और इसको और आसान करना होगा तो कक्षा दूसरी में हम आपको नया तरीका बताएंगे कि ये जोड़ कैसे हो, है ना? अब आप उस डंडे को तो नहीं खींचते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 12,518 में 1,21,528 जोड़ो, तो आप डंडा खींचते ही रह जाओगे 1,28,000। लेकिन आपने बेसिक तो यहीं से सीखा था ना। टू, पहले 2 बार डंडा खींचा, फिर उसमें प्लस में 4 बार और उसे 4 बार और डंडा खींचा, तो फिर वो 6 बना। एक बार आपने पहले 10 से कम संख्याओं को जोड़ना सीख लिया तो आप आगे की चीजों को बहुत आसानी से कर ही जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल की सारी बात जो है वो यहीं पे डेवलप करती है। ठीक है, आगे लिखिए उद्देश्य। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग? अंडरस्टैंडिंग लेवल का उद्देश्य होता है व्याख्यात्मक अध्ययन। व्याख्यात्मक अध्ययन यानी जहां पे छात्रों को बहुत डिस्क्राइब करके समझाया जाए ताकि वो स्वयं से समझने लगे और वैसी परेशानियों को स्वयं ही जनरेट करके खुद ही उसका निदान ढूंढ ले, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये इसका मूल ऑब्जेक्टिव। आपको याद होगा महाभारत में कथा आती है कि द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य थे, वो 100 अपने शिष्यों को, जो दुर्योधन दुशासन का परिवार था, उन 100 शिष्यों को और 5 इन पांडवों को लेके एक बार पानी में गए।
पानी के पास, बोले बच्चों तुम यहाँ रुको, मेरे को स्नान करना है। और अपने तप बल से उन्होंने एक घड़ियाल बना दिया, ठीक है। और जैसे ही वो स्नान करने गए तो वो घड़ियाल आया और द्रोणाचार्य को खाने लगा। इस परिस्थिति में सारे छात्र खड़े होकर देख रहे थे और सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, अरे बचाओ गुरुजी मरने वाले हैं, अरे जल्दी कोई बचाओ। और इन सारी परिस्थितियों में अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने तुरंत अपना तीर निकाला। धनुष उसकी नहीं थी उसके पास में, लेकिन वो तीर से ही उस घड़ियाल के ऊपर वार कर दिया। तो अर्जुन की श्रेष्ठता साबित हुई। वहां पे ये बताया कि जब भी परिस्थितियां विपरीत हो, विषम हो, तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जाने की योग्यता रखिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि तीर का जो अंडरस्टैंडिंग था, वहां पे मेमोरी लेवल तो काम नहीं आया। वहां पे ऐसा तो था नहीं कि आप मंत्र याद कीजिए और मंत्र से वापस से लेके आई, जब तक आप लेके आते तब तक हो सकता है घड़ियाल खा जाता। उस समय आपके पास ये था कि तीर जो है वो बहुत नुकीली है, और तीर से मैं यदि हमला कर दूंगा तो ये घड़ियाल मर जाएगा। जब तक मैं अपनी चीजों को मेमोराइज करूंगा, अपनी विद्या को याद करूंगा, विद्या को याद करने के पश्चात हमला करूंगा, उससे पहली मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि मैं इंस्टेंट इस पे आक्रमण कर दूं। और इसका प्रयोग आपको आपकी परीक्षा में देखने को बखूबी मिलेगा। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके सामने बड़ी चुनौती आएगी, बहुत बड़ी चुनौती आएगी कि आप प्रश्न पढ़े रहेंगे, परंतु आपको लगेगा कि अरे प्रभु ये तो मैं कोई नहीं जानता, क्योंकि आप मेमोरी लेवल पे उस प्रश्न को ढूंढने के पीछे जाएंगे। ये मेरी बात को आप बिल्कुल गुरु मंत्र मान के मान लीजिएगा। आप हमेशा मेमोरी लेवल को ही टैकल करने की कोशिश करेंगे। बार बार आपका मेमोरी जो है वो सोचेंगे इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। प्रश्न पढ़ने के तुरंत बाद आप अपने मेमोरी में उसे चेक करेंगे कि क्या मेरी मेमोरी में ये चीज कहीं पे स्थित है। यकीन मानिए, आप टीचिंग एप्टीट्यूड के किसी भी प्रश्न को मेमोरी लेवल से सॉल्व ही नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग लेवल से सारे प्रश्न 100 आउट ऑफ 100 करने की क्षमता होगी, परंतु मेमोरी लेवल से कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रथम पत्र को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये याद रखिए, अपना ऑब्जेक्टिव याद रखिए। अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना आप लिख रहे हैं ये सारी चीजें मेमोरी को बढ़ाने के लिए, परंतु अंडरस्टैंडिंग का इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आपको समझा सके। करेक्ट। इसके बाद क्या है, नेचर। नेचर लिखिए इसका, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसका नेचर ये है कि ये नई अवधारणाओं को, यानी नए कॉन्सेप्ट्स को, नए विषयों को, नए अवधारणाओं को, नए विषयों को छात्रों तक पहुंचा देता है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये नए विचारों को जन्म देता है। जैसे चंद्रयान भारत से पहले या पहली बार किसी कोई भी व्यक्ति, कोई भी यान बना होगा जो अंतरिक्ष में गया होगा, तो पहली बार किसी ने तो सोचा होगा ना, कोई कल्पना तो किया होगा। आप जिस बल्ब को देख रहे हैं जो आपके कमरों में प्रकाश कर रहा है, ये किसी ना किसी व्यक्ति ने सोचा तो होगा ना कि कोई तार होगा जिसके अंदर से सूरज जैसा प्रकाश निकलेगा, जब रात्रि होगी तो रात्रि में भी ये प्रकाश दे सकेगा, है ना। एडिसन की यही तो खास बात रही होगी कि जिसके कारण से आप सभी लोग बल्ब को देख पा रहे हैं। तो प्रथम बार वो सोचने की क्षमता क्या उसको क्लासरूम में पढ़ाई गई होगी क्या? अगर क्लासरूम में पढ़ाई गई होती तो उसका टीचर स्वयं ना बना देता, है कि नहीं है? तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। जब उसने ये बात समझ में आ गई कि ऐसा है कि चिड़िया उड़ती है, चिड़िया हल्की होती है। कई बार तो वो उसे एक तो ऐसी कहानी आती है, एक वैज्ञानिक को ऐसा लगा कि चिड़िया उड़ती है क्योंकि वो कीट पतंगे खाती है। वो बेचारा कीट पतंगे खा गया, इतना सारा वो रात को पकड़ के लाया और सब खा गया, और अगले दिन छत से कूद गया कि मैं उड़ूंगा। फिर नीचे गया, उसका हाथ पांव टूट गया। अगले दिन फिर आया, फिर वो सोचा कि चिड़िया अंडे अंडे के ऊपर बैठती है इसलिए उड़ जाती है। फिर वो अंडे के ऊपर आके बैठ गया, फिर कूदा, फिर हाथ पैर टूट गया, फिर भी नहीं उड़ पाया। और करते करते वो राइट ब्रदर बनते हैं, बाद में फिर हवाई जहाज बनती है। पहले कोई अवधारणा ने जन्म लिया। हर वो चीज जो वैज्ञानिक है, अभी हम लोग जूम से पढ़ाई कर रहे हैं। किसी ने तो सोचा होगा ना कि कोरोना आएगा तो जूम के माध्यम से पढ़ाई हो सकेगी? नहीं। तो आप लोग कहाँ कहाँ अलग अलग शहरों से, पूरे भारत के अलग अलग कोनों से हैं आप, और किन किन जगहों पे आप जाते, कहाँ कहाँ जाते, कैसे कैसे आप पढ़ाई करते। और इस पढ़ाई के दौरान हो सकता है कि आपको किस लेवल का टीचर मिले, कौन जानता है कि किस लेवल का टीचर आपको कहाँ पढ़ाए, है ना। अभी क्या है कि ऑनलाइन मॉड्यूल्स है, हर व्यक्ति यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं और उसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका नेचर है। इसके बाद जो है, इसमें भूमिकाओं की बहुत आवश्यकता होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण उपकरण,
कुछ चीजों की भूमिकाएं बहुत जरूरी होती है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षण उपकरण की भूमिका, जो इक्विपमेंट्स है, मोटिवेशन की भूमिका, क्लाइमेट्स की, जो एनवायरनमेंट है। अब पढ़ने वाला एनवायरनमेंट ही नहीं है तो आप उसको कितना भी समझा लो वो कैसे सोचेगा? सोचने के लिए भी तो खाली स्थान चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपका बच्चा सुबह सुबह स्कूल गया, शाम को आया वो चला गया खेलने के लिए। खेलने के दौरान क्रिकेट वाले बच्चे थे, सब उसके साथ क्रिकेट के विषय में बात करते रहे, खेल के आया, थका हार के खाना खाया, सो गया। सोचने का समय ही नहीं मिला तो वो सोचेगा क्या? है ना। तो एनवायरनमेंट की भी बहुत आवश्यकता होती है। और उसके बाद अगेन आती है बात इवेल्युएशन की। इवैल्यूएशन भी बहुत डिपेंड करता है किसी भी छात्र की योग्यता को, बोधगम्यता को, उसके लेवल को आगे बढ़ाने के लिए। तो इवैल्यूएशन की तरफ भी हमें कार्य करना होता है। अगर ठीक तरीके से हम छात्र का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, अगर संगीत के छात्र को नृत्य में निकालने के पीछे पड़ जाते हैं, नृत्य के छात्र को हम तीरंदाजी में भेज दें, तीरंदाजी के छात्र को पहलवानी में भेज दें, पहलवानी के छात्र को क्रिकेट में भेज दें, तो सारा बेड़ा गर्क है कि नहीं है। अब जैसे नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रोवर तो था नहीं, वो एथलेटिक्स में गया था। सबसे पहले उसको लगा कि मैं दौड़ूंगा, फिर उसे लगा कि नहीं, मैं बहुत मोटा था। नीरज चोपड़ा को आप सभी लोग जानते हैं, उनकी कहानी पढ़ी आपको लगेगा कि वो बहुत मोटे से थे। वो पहली बार पहुंचे जब वो ग्राउंड में, तो उनको लगा कि वो अपना वजन कम करने के लिए गए हुए थे कि मैं जाके अपना वजन घटाऊंगा। वजन घटाने के लिए उन्होंने दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते उन्हें पता चला कि अरे यार, दौड़ने से बढ़िया काम तो कूदने वाला है, स्टीपल चेज है। थोड़े दिन स्टीपल चेज में मजा नहीं आया, एक दिन गलती से एथलेटिक्स ग्राउंड में उनको भाला मिल गया, तो उन्होंने फेंका तो बहुत अच्छा भाला गया। टीचर को लगा यार ये तो इसी चीज के लिए बना है ना। अब जैसे एक फिल्म आई थी जो जिसपे एक भारत के हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद, उनको देख लीजिए आप, वो भी, उनको वो फ्लिकर किंग कहे जाते थे, क्या शानदार खेला करते थे। हर व्यक्ति, गामा पहलवान को देख लीजिए, जीवन में एक भी कुश्ती नहीं हारे, ऐसे ऐसे, है ना। तो हर व्यक्ति का अपना एक अपनी योग्यता होती है। टीचर का काम होता है कि वो उसकी योग्यता को स्वयं पहले समझे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में सबसे जरूरी काम है कि स्वयं तो समझो, फिर तो समझाओगे दूसरे को। अब जैसे आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे मालूम है कि कौन कितना समय दे रहा है, किसकी योग्यता। आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले 18 लोग कक्षा में थे, अभी अभी 2 लोग आके जुड़ गए क्लास में, और ये अभी 2 लोग जो जुड़े हैं ये भी थोड़ी देर बाद छोड़ के भाग जाएंगे, है ना, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। अनायास ही ग्रुप में क्या है, ग्रुप में 400 लोग जुड़े पड़े हैं, 400 में लोगों के बीच में वो आईडी चली गई। अब चलो आज कोई नहीं क्लास चल रही है तो देख ही आते हैं, दिखाते हैं कैसी पढ़ाई चल रही है। अब देख क्या है, चलेगी ना, नेट देना है ना कोई वो है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर ग्रुपों में जुड़ जाते हैं, ग्रुप में जुड़ के उसे म्यूट करके अचीव कर देते हैं, कोई मतलब लेना देना नहीं। तो ऐसे भी लोग आपके आसपास मिलते जुलते रहेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल तो टीचर यानी हमें ये पहचानना होगा कौन सा छात्र। अब जैसे इस कक्षा में एक छात्र भी रहता तो भी मैं इस कक्षा को जरूर लेता, जरूर पढ़ाता। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारा लाभ होगा, आपका लाभ होगा, मेरा स्वयं का भी लाभ होगा। मेरे को भी चीजें रिकॉल हो जाती है, याद हो जाती है, भविष्य में मेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी आपके साथ साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, लास्ट वाला क्या है? रिफ्लेक्टिव। अब चिंतनशील, लिखिए, चिंतनशील अध्यापन का या शिक्षण का चिंतनशील लेवल, शिक्षण का चिंतनशील स्तर। चिंतनशील, जैसा मैं आपको भी बता रहा था कि स्वयं से सोचने की क्षमता डेवलप करना इज कॉल्ड चिंतनशील स्तर। स्वयं से सोचने की क्षमता को डेवलप करना, एनालिटिकल स्टडीज, या आप ऐसा केबीसी आप लोग देखते होंगे, आप वहां देखते होंगे जैसे जैसे 10 लाख का 15 लाख का प्रश्न आता है तो प्रश्नों की संख्या ऐसे पूछ देता है। अब कोई व्यक्ति जो यूपीएससी तैयारी कर रहा है उसके सामने दे दिया कि पहचानिए कौन से अभिनेता की आवाज आई है। अब उसे क्या लेना देना अभिनेता की आवाज से, और देंगे भी सब किसका, प्राण कुमार का, और ऐसे ऐसे आदमी का जिसकी आवाज को पहचान ही ना पाए। तो अब दे दिया, वो बेचारा सुन रहा है, तो अब ऑप्शन दिया, ए अमिताभ बच्चन, बी प्राण, सी शत्रुघ्न सिन्हा, 4 राजकुमार। आवाज पहचानिए कौन से अभिनेता की। अब किताबों का आदमी, उसे क्या पता कि कौन कौन सा अभिनेता ये बोल रहा है। फिर वो सोचता है कि सर ये अमिताभ बच्चन की तो है नहीं क्योंकि आप हो मेरे सामने। अब देखिए वो कैसे सोच रहा है, प्राण जी तो मर गए, तो प्राण जी की अभी कोई, क्योंकि ये जो डायलॉग लग रहा है ये नई फिल्म का डायलॉग लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्राण जी जो है वो रहे नहीं। बचे शत्रुघ्न सिन्हा, और उसके बाद बचे राजकुमार जी। राजकुमार जी के बारे में मेरे दोस्त कहा करते हैं कि वो बहुत ऐसे बोला करते थे, वो भी बहुत कम उम्र तक ही जिए। तो जाहिर सी बात है कि ये आवाज शत्रुघ्न सिन्हा की है और आपकी मूवी दोस्ताना का ये डायलॉग है।
शत्रुघ्न सिन्हा पे से टिक लगा दीजिए। चिंतनशील स्तर, मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं कि जब व्यक्ति चिंतनशील होता है, वो विचार लेके आता है अपने अंतरंग में, तो फिर वो किसी भी प्रश्न के उत्तर को देने की क्षमता रख पाता है। ये चिंतनशील है। और एक चीज आपने इसमें ध्यान दिया, चिंतनशील स्तर में सबसे जो पहली चीज इन्वॉल्व होती है वो है तर्क। मेमोरी लेवल में तर्क नहीं इन्वॉल्व होगा, वहां पे तर्क से कोई लेना देना नहीं। जो बात आपके मेमोरी में भरी पड़ी है वो आ जाएगा। अब जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मेरे मस्तिष्क में बात भर गई है। बाद में अब जैसे मान के चलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, ये मैं मान के चल रहा हूँ, अब वो तेलंगाना की राजधानी हो गई है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मेरा मस्तिष्क जब ये पढ़ता है आंध्र प्रदेश, तो हैदराबाद ही पढ़ता है। ठीक है, वो ये नहीं पढ़ता कि तेलंगाना हैदराबाद, नहीं, तेलंगाना नया नया राज्य हुआ, लेकिन वो मेरे अवचेतन मन पे इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर पा रहा अनटिल अनलेस मैं उसको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये स्वीकार ना कर लूं। और रिफ्लेक्टिव पे जब बात आती है, चिंतनशील की बात आती है, तब मुझे ये तय करना होगा कि आखिर क्या है, क्यों बनाया गया तेलंगाना, क्यों ये राज्य बना, क्या ये कम नहीं था कि पहले ही दो राज्य गुजरात और महाराष्ट्र इसी आधार पे बनाए जा चुके हैं कि भाषाई अंतर है? क्या ऐसा तो नहीं कि तेलंगाना के पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है? क्या ऐसा तो नहीं कि बिहार और झारखंड जिस तरीके से अलग हुए थे, तो कि झारखंड के पास में बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इस आधार पर बिहार को अलग कर दिया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार राज्य के साथ राजधानी हुई है, राजनीति हुई हो, ठीक वैसी ही राजनीति हैदराबाद के साथ आंध्र प्रदेश के पक्ष में और तेलंगाना के पक्ष में हुई हो? फिर मैं चिंतनशील होऊंगा और फिर मैं तर्क लगाऊंगा। जब मेरा तर्क सही बैठेगा, जिस भी बात पे मैं एग्री करूंगा, वहीं पे स्वयं से स्वयं के विरुद्ध प्रश्न पूछने की योग्यता चिंतनशील व्यक्तित्व का निर्धारक बनती है। ये बात याद रखिएगा, स्वयं से स्वयं के विरुद्ध तर्क देने की क्षमता चिंतनशील स्तर का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य यही है कि ये चिंतनशीलता को बढ़ाए, व्यक्ति के सोचने की क्षमता में अभिवृद्धि करे और तर्क संगत बनाए। इसका उद्देश्य है, एम है इस मेथड का, तर्क संगति बढ़ाए। ठीक है, क्या इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट है वो है सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना। सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, एक के आधार पे दूसरे तर्क के माध्यम से। अब जैसे आप शिक्षण पढ़ेंगे तो आपको शिक्षण से संबंधित अन्य चीजें, अच्छा ये क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक घर देखा, तो मैंने उस घर में जाने के बाद पहले ये सोचा, अच्छा ये कमरा किस चीज के लिए, क्या कि ये स्टडी रूम है। स्टडी रूम है, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? फिर जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो एक स्टडी रूम मुझे अच्छा लगा तो मैं बनाऊंगा। ये क्या है, लाइब्रेरी है, ये क्या है, अवार्ड रूम है, ये क्या है, टीवी रूम है। तो ऐसे मतलब देखने के बाद चिंतन डेवलप होगा और डेवलपमेंट के आधार पे ही मैं अपनी कक्षा, अपने विषय में तमाम चीजों को आगे बढ़ाता चलता चला जाऊंगा। आगे लिखिए, एलिमेंट्स ऑफ आरटी, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। सबसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो समस्या है उसके समाधान हेतु संकेत उत्पन्न करने की क्षमता। संकेत उत्पन्न करने की क्षमता, समझ रहे हैं? जैसे कोई परेशानी है तो अब वो कैसे सॉल्व होगी, उसके लिए खुद ही के खिलाफ प्रश्न पूछना और उसको सॉल्व करना, क्या चाहिए है, ये है, ये है। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से शिक्षण अभियोग्यता के अनुसार क्रिटिकल थिंकिंग के लिए शिक्षण का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि शिक्षण अभियोग्यता हेतु, यानी टीचिंग का गुण आपके अंदर आए, इसके लिए शिक्षण स्तर के तीन तरीके का स्तर है, कौन कौन सा? रम, RUM, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी। कौन सा स्तर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है? अब आप सोचिए, मेमोरी लेवल तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है, मेमोरी में तो जो पढ़ा वही आके उतार दिया। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या क्रिटिकल चीजों को जन्म देगा? अंडरस्टैंडिंग जितना दे ना दे, लेकिन ये रिफ्लेक्टिव जो है, चिंतनशील चीजें बहुत हद तक आपके सोचने की क्षमता में क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म देंगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज के विरुद्ध बात करना, नकारात्मक दिशा में बात करना। जैसे जनसंख्या वृद्धि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, कौन बताएगा?
जनसंख्या वृद्धि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, थोड़ा एनालाइज कर लिया जाए। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? अच्छा, जनसंख्या वृद्धि वाले हाथ उठाएं। जनसंख्या वृद्धि कौन कौन है? अरे मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज है। और कौन मानता है बुरी चीज है? सब लोग मानते हैं बुरी चीज है। चलिए तर्क प्रस्तुत कीजिए कि क्यों बुरी चीज है। एक कारण। उसके हाँ, लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है। संसाधनों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि जनसंख्या वृद्धि, जितनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी उतना ही अच्छा मस्तिष्क जन्म लेगा और उतने ही नए संसाधन खोजे जा सकेंगे। जब जनसंख्या कम थी तो आपके पीरियोडिक टेबल में कितने कम तत्व थे? 50-55 तत्व थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैज्ञानिक बढ़े, अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सैकड़ों तत्व है। तो जनसंख्या तो बहुत हाँ, अच्छी। वो संसाधन है। एक एक साइड में तो वो ठीक है, पर एक साइड में नुकसान भी है ना, तो तो आप, बाकी जगह तो नहीं बढ़ेगी ना। नहीं जगह नहीं बढ़ रही है। पहले जगह तो घर, बहुत- 1 बीघे में एक घर बना करता था। अब आप देखिए, जिस मैं बिल्डिंग में अभी एक बीघे रहता में हूँ। बहुत ज्यादा है, पर हाँ, बाकी अब के संसाधन जितने भी है जो नेचुरल सोर्सेस है वो तो कम पड़ेंगे ना, वो तो कभी ना कभी नेचुरल खत्म सोर्सेज की होंगे। आवश्यकता ही नहीं पड़ी ना फिर। अब जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई जाता है तो छोटी सी एक दवाई खा लेता है, इतनी सी दवाई खा लेता है। अभी क्या, अभी अभी यूरिया जो है माइक्रो यूरिया का अभी टेस्ट हुआ है थोड़े दिन पहले। क्या है, पहले एक बोरा यूरिया लगा करती थी, अभी इतना सा यूरिया मार दीजिए तो वो पूरे पूरे एक बोरे के बराबर कार्य करती है। तो संसाधन तो हम चाहें तो कम भी प्रयोग कर सकते हैं। और कौन सा संसाधन, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। आप जल पानी की बात करते हैं, आप पानी, पूरा दुबई जो है वो समुद्र के पानी को साफ करके पी लेता है। यानी अब दुबई जो था, जहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं थी, अब वहां जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, पहले वो खारा खारा था, अब पूरा दुबई जो है समुद्र के पानी पे जिंदा रहता है, शानदार पानी पीता रहता है। जनसंख्या तो बहुत अच्छी चीज है। ये बात होती है क्रिटिकल थिंकिंग, समझ रहे हैं आप अपने विरुद्ध खड़े हो जाते हैं जब, तो आप अच्छी और बुरी चीज को एनालाइज करेंगे और फिर आप ये समझ पाइएगा कि आखिर ये चीजें कहाँ चल रही हैं, किस स्तर पे आप अपने आप को पा रहे हैं, क्या ये सही स्तर है या नहीं है। फिर आप देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जनसंख्या बेकार चीज है, मानो या ना मानो। हम, मुझे भी मालूम है कि जनसंख्या बहुत बेकार चीज है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनसंख्या विस्फोट से होने वाले लाभ के कारण से मुझे ये स्वीकार करना पड़ रहा है। अभी मैं आपको एक एक और उदाहरण बताता हूँ। एक वैज्ञानिक है, आप गूगल पे पढ़िएगा, आपको जब आज मौका मिलेगा तो। उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक थियरी सेट की है। जानते हैं वो थियरी क्या है? उसने ये थियरी सेट की है कि जो मिस्र के बाद से, जो टर्की देश है, तुर्की है जिसको बोलते हैं, तुर्की देश से, तुर्की ऐसा देश है जो एशिया में आधा है और आधा यूरोप में। और वहां से एक पुल बनाया गया है, एक रोड है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है। ठीक है। अब उस वैज्ञानिक का ये सिद्धांत है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के समुन्द्र को ही सुखा देते हैं, तो यूरोप और एशिया एक हो जाएगा। अब आप सोचिए कि कितनी खतरनाक सोच है ये। वो ये बोला कि ये काम करेंगे तो इतना समुद्र सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो हमारे पास जमीन बच जाएगी, फिर उसको भर के हम रास्ता बना लेंगे और यहाँ पे लोग रहने शुरू हो जाएंगे, तो यूरोप को खाद्यान्न सामग्री एशिया से मिलने लगेगी। लेकिन इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। परंतु उस वैज्ञानिक ने अपने पूरे विद्वत परिषद में ये सिद्ध कर दिया कि ये पानी अगर सुखा दिया जाए तो लाभ ही लाभ है। हर व्यक्ति जो ये सोच रहा था, जो चिंतनशील था, वो ये तय ही नहीं कर पाए कि इसको हराए कैसे। तो ऐसे भी है लोग सोचने वाले, ये नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि इससे क्रिटिकल, जब आप रिफ्लेक्टिव की बात करते हैं, जब आप ये चिंतनशील हो जाते हैं, लगातार ये सोचना शुरू कर देते हैं, मनन करते हैं, तो आप अच्छी चीज को बुरा साबित कर देंगे और बुरी चीज को अच्छा साबित कर देंगे। वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने चिंतनशील हैं। अभी क्या है, आप जनसंख्या के ऊपर चिंतनशील नहीं है, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने मेमोरी लेवल के आधार पर यह बता दिया, क्योंकि आप मेमोरी लेवल पे पढ़ाई करती हैं। आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारी कक्षा में हैं, सब लोग मेमोरी लेवल पे ज्यादा पढ़ाई करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो आप रीजनिंग पढ़ाई करेंगे, रीजनिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल शुरू होगा। और चिंतनशील स्तर पे एक दो छात्र ही शुरू करते हैं, एक दो लोग ही ऐसे होते हैं जो चिंतनशील स्तर को फॉलो करते हैं। अधिकतर लोग मनन चिंतन पे फोकस नहीं करते, जितना पढ़ाई किया उतने पे काम खत्म। जय हिंद, जय भारत। तर्कशील बनने की जो बात है, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग शुरू करेंगे, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव स्टडी, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी अपग्रेड होती है। और इसका दूसरा लाभ है, इसका अगला लाभ है डिसीजन मेकिंग। जैसे ही आप शिक्षण अभियोग्यता के तरफ, रिफ्लेक्टिव मेथोडोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं,
चिंतनशीलता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो डिसीजन मेकिंग में आप आगे बढ़ जाएंगे। तुरंत आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा निर्णय लेना है, ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपने उस पर बाकायदा चिंतन मनन किया है। और फिर आपको रट्टाफिकेशन वाली चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आपको पता है कि क्या क्या सही है क्या गलत है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये पूछ दिया गया कि षटकर्म का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में कहाँ किया गया है, तो आप बोलोगे हट, पतंजलि योग सूत्र का षटकर्म से क्या लेना देना, हटाओ, ये हठ योग की चीज है। क्योंकि आप चिंतनशील हैं, फिर आपको लगेगा कि अच्छा, अब ये पूछा गया कि ये बताइए ताड़ासन का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में कहाँ किया गया है। अब आप पतंजलि योग सूत्र को पता है आपको कि ये दर्शन की चीज है, इसमें तो खुद आसन की परिभाषा के लिए 2 ही श्लोक दिया गया है, वो भी प्रथम नहीं द्वितीय अध्याय खंड में दिया गया है। तो इसमें तो आसन कुछ ज्यादा है ही नहीं, ये तो दर्शन की बात है। तो आसनों का वर्णन, ताड़ासन तो बहुत दूर की बात है, ताड़ासन तो इसमें उपस्थित ही नहीं होना चाहिए। बस खत्म, तुरंत ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। आप डिसीजन मेकिंग, इंस्टेंट आप डिसीजन मेकिंग पे आप प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर को चुनना समझ जाते हैं आप, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर आपके सामने इंस्टेंट पता चल जाएगा कि आप जिस सब्जेक्ट को चुन रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, वो आपके विषय से संबंधित है, वो आपके सब्जेक्टुअल नॉलेज पे एग्री करता है नहीं करता है, आपकी उसमें कोई योग्यता है नहीं है, और फिर आप उसमें उसे स्वीकार और अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं साहब ये हमारी योग्यता की चीज है या हमारी योग्यता के बाहर की चीज है। ठीक है, अब कुछ मेरिट्स भी हैं इस अध्ययन के, मेरिट्स को लिख लीजिए। व्हाट इज द मेरिट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्या है इसका मेरिट, क्या है। सबसे अच्छी चीज है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। छात्र के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज आ जाती है, चिंतनशील स्तर आ जाता है, वो संलग्नता से होकर सोचना समझना शुरू कर देता है। और एक बार अगर कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप कर गई, चिंतनशील स्तर डेवलप कर गया, तो फिर उसकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग तो शार्प होगी होगी। तो सबसे बेस्ट कौन सा हुआ मेरे हिसाब से, तो रिफ्लेक्टिव मेथड ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये सेंटर्ड अप्रोच को जन्म देता है, केंद्रित अप्रोच को जन्म देता है। केंद्रित अप्रोच का मतलब ये है कि आप घूमते 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 केंद्र बिंदु पे पहुंच जाएंगे, यानी जो सही उत्तर होगा उस तक आप पहुंच जाएंगे और नए डेवलपमेंट की बात आप करना शुरू कर देंगे। ये वो मेथड है जो नए परेशानियों को जन्म देके उनको सॉल्व भी कर लेता है। यही अकेला मेथड है, चिंतनशील मेथड है। जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि अरे ये फिलिस्तीन और गाजा का चक्कर आज का नहीं है, ये तो इजराइल का जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये हमास वगैरह का लेना देना। और अकेला हमास थोड़ी है, ऐसे तो बोको हरम भी है, वो क्या करता है, और उधर वो समुद्री लुटेरे भी हैं, इधर लश्कर तैयबा भी है, लश्कर मुजाहिदीन भी है। ऐसे कई सारे संस्थान है जिनको, अभी कल अफगानिस्तान में बम फट गया मस्जिद के अंदर, शिया जो समुदाय है वो सुन्नी को पसंद नहीं करता, सुन्नी जो है वो शिया को नहीं पसंद करते, यानी युद्ध तो चल ही रहा है हर व्यक्ति को। और ये युद्ध किस बात का है, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने का। अभी क्या है कि सर्वश्रेष्ठता ईश्वर के आधार पे, उसके बाद हमारे मत के आधार पे हो जाएगी। स्वयं जिस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता को जो धर्म विशेष सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, वो ईश्वर के धर्म विशेष के लोग उस व्यवस्था क्रम को ही नहीं स्वीकार कर पा रहे, यानी कि उन्हें यही नहीं पता कि कौन श्रेष्ठ, सुन्नी की शिया, सुन्नी मतावलंबी श्रेष्ठ है कि शिया मतावलंबी श्रेष्ठ है। हमारी कक्षा में दोनों मत के लोग पढ़ा करते थे, मैं जब 8वीं क्लास में था, आधे सुन्नी थे आधे शिया थे। तो जब भी बात होती थी तो एक मत ऐसा होता है जो मजार पे जाना पसंद करता है, जहाँ पे पीर मोहम्मद इन लोगों की पूजा करता है, उनका जो हेड डिपार्टमेंट है वो ईरान में है। और एक मत ऐसा है जो सऊदी अरबिया जाना पसंद करता है, हज पे जाना पसंद करता है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ऐसे में तो युद्ध चलता ही रहेगा, यानी श्रेष्ठता हमेशा से ये चलता रहेगा, और ऐसा नहीं कि आप इसको समाप्त कर पाएंगे, है ना। तो ये व्यवस्था क्रम जो है वो आपको मतलब चिंतनशील फिर नया प्रॉब्लम जन्म दिलाएगा, चिंतनशील स्तर, और उसको सॉल्व करने की योग्यता भी देगा। और इसी योग्यता का परिचायक है यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति होती है वो इसी कारण से हो रही है, क्योंकि चिंतनशील स्तर पे देखा गया कि एक बड़ी परेशानी है, एक प्रॉब्लम है, इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो एक संस्था कंट्रोल करेगी। तो जब व्यक्ति चिंतनशील होता है तो धीरे 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 उन परेशानियों को सॉल्व करने की योग्यता आ जाती है। कुछ चीजों की डिमेरिट्स भी है। इसका डिमेरिट है, पहली चीज तो ये कि ये सभी छात्रों के लिए नहीं बना है। चिंतनशील का स्तर हर छात्र पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मेरी कक्षा के 20 छात्र हैं, इनके ऊपर मैं सबके ऊपर चिंतनशील स्तर अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि सबका पारिवारिक स्तर अलग है, सबका सामाजिक स्तर अलग है, सबके सोचने की क्षमता अलग है ना। हर व्यक्ति अपने समाज के अपने इनपुट के आधार पे सोचता है, जितनी उसकी क्षमता डेवलप हुई है उसी आधार पे सोचता है, इसी आधार पे वो अपने अपने सोचने की क्षमता को तय कर पाता है। तो मैं सबके ऊपर चिंतनशील स्तर को थोप नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा स्लो पेस,
कई बार ऐसा होता है कि छात्र जो है जिसके ऊपर मैंने थोप भी दिया तो वो सीखेगा बहुत धीरे धीरे। चिंतनशील चिंता को डेवलप करना, मनन को डेवलप करने के लिए बड़ा समय लग जाता है। यानी आप चिंतनशील व्यक्तित्व बने, इसके लिए आपको बहुत लंबा समय लगेगा, तब जाके आप अपने चिंता के स्तर को समाप्त, मतलब अपने अपने अंदर वो डेवलपमेंट लेके आ पाएंगे। और फिर बहुत सारी चीजों की कमी रह जाती है। हाँ जी आकांश जी, कुछ कह रहे हैं क्या? सर जैसे हम एज अ लीडर कुछ अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अब सामने वाला पर्सन तो उसको सच मान करके उसको मानेगा, तो वहां पर वो अपना तर्क नहीं रखेगा। तो वो चीज अगर मान लेगा तो उसको हम सर किस चीज में समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग, मतलब। अंडरस्टैंडिंग पे। जैसे मान लीजिए सामने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बता रहा है और छात्र यदि उसको बस स्वीकार करते चलता चला जा रहा है, स्वीकार करने की योग्यता जो होती है, जैसे कक्षा 1 के विद्यार्थी को आप ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी है, तो वो स्वीकार करेगा। अगले दिन आप पूछोगे कौन है भारत का प्रधानमंत्री, तो आके बोलेगा राहुल गांधी। उसको कोई लेना देना नहीं कि नरेंद्र मोदी है कि राहुल गांधी है कि कौन है क्या है कैसे है, उसे कोई लेना देना नहीं। उसे सिर्फ ये लेना देना है कि जो भी मेरे टीचर ने कहा सब सही है, आंख बंद करके सब सही है। मनन, वही रट्टिफिकेशन पे आएगा तो वो रटना शुरू कर देगा। लेकिन जब चिंतन पे आएगा छात्र, तो वो ये सोचेगा कि राहुल गांधी कैसे बने। कैसा तो नहीं कि इंदिरा गांधी ने उनको पदवी देके वो मर गई, सोनिया गांधी का देहांत हो गया क्या कि राहुल गांधी बन गए। अब वो सोनिया गांधी को पूछने जाएगा कि सोनिया गांधी जिंदा है कि नहीं है। फिर जब वो तय करेगा कि अरे यार सोनिया गांधी तो जिंदा है, तो वो तो कभी बनी ही नहीं, फिर वो तय करेगा कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, असल में सोनिया गांधी है ही नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ये कहती है कि जो सर ने पढ़ाया वो थोड़ा बहुत तो गलत था ही। दैट इज कॉल्ड, ठीक है, बट 3 जैसे स्तर हुआ सर हमारा। हमारे अल्फाबेट्स 26 ही हैं। तो हाँ अगर हम उसमें, हमें पता है कि 26 ही हैं, अब किसी ने मुझे बताया कि 26 ही हैं, हमने मान लिया। बट अब उसमें हम तर्क वितर्क कर रहे हैं तो वो सही है क्या, क्योंकि हाँ, पता है कि अब इसके अलावा नहीं है। सही सी ठीक बात है। अल्फाबेट्स हमारे ये बताया गया कि अल्फाबेट्स जो है वो 26 है, ए से लेके जेड तक में। लेकिन अब इन्हीं अल्फाबेट्स को अगर आप वियतनामी परिवेश में पढ़ाई करते हैं, अगर आप वियतनाम में पढ़ाई करते हैं, तो वो एक के ऊपर 2 बिंदु लगा के उस अल्फाबेट्स को एक और बढ़ा देते हैं, उनके लगभग 52 पड़ जाता है वो अल्फाबेट। अब वियतनामी छात्र को अगर आप ये बोलते हैं कि अच्छा अल्फाबेट जो है वो 26 है, अब उसमें वो तर्क वितर्क कर रहा है, तो वहां पे ये तो तय है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 26 है, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं 26 नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ ज्यादा भी हो या हो सके कम भी हो। अब यहाँ पे फिर आपको आपका ज्ञान तय कराता है कि क्या नहीं बेटा ये सही करे हो। अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट्स जो है वो 26 ही हैं, जिसमें अमेरिकन अंग्रेजी जो है अधिकतर एस को ज्यादा प्रयोग करती है, ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो जेड का प्रयोग ज्यादा करती है। इन सारे आधारों को अगर देखा जाए, अमेरिकन और ब्रिटिश, तो दोनों को देखा जाए तो 26 ही है। परंतु अन्य देशों की अगर भाषा को देखा जाएगा तो ये है कि वहां पे भाषाएं, मतलब वहां पे ज्यादा भी है, स्पेन में जाके देखेंगे तो वहां कम भी है ना। इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स अलग अलग देशों में अलग अलग, अंग्रेजी स्थापत्य, अंग्रेजी ओरिएंटेड जो भाषाएं हैं वहां पे कम ज्यादा होती रहती हैं। फिर आप जब छात्र के सामने ये बात सिद्ध कर देंगे, तो छात्र के सामने कोई चीज, जब तक आप छात्र को विचार शून्य ना कर दें अपने तर्कों के आधार पे, क्योंकि आप चिंतनशील हैं और वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात कर रहा है, इसीलिए एक अध्यापक का चिंतनशील होना बहुत जरूरी है, मननशील होना बहुत जरूरी है। और यदि किसी मौके पे छात्र ऐसा है कि वो डिफेंड कर रहा है खुद को, मतलब ऐसा हो रहा है कि छात्र ज्यादा योग्य है अध्यापक कम योग्य है, तो छात्र अध्यापक को चाहिए कि वो समय ले और अगले दिन फिर अपनी योग्यता के अनुरूप उन प्रश्नों का उत्तर दे, या फिर वो बता दे कि साहब मेरे से नहीं होगा, मैं आपको किसी अन्य योग्य अध्यापक को दूंगा। जैसे मेरे हिंदी के अध्यापक जो थे वो मूलतः पढ़े थे, उन्होंने उनकी पढ़ाई जो थी वो सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट थे, मास्टर डिग्री थे, लेकिन हमारे यहाँ कोई हिंदी का टीचर ही नहीं था, तो मजबूरन उनको हिंदी पढ़ाना पड़ता था। अब वो पढ़ के तो आते थे, लेकिन वो जो सॉल्व होता था, जो हमारे यहाँ एक कुंजी मिलती थी उसको कुंजी बोलते थे, तो कुंजी से पढ़ के आते थे, वही पढ़ाया करते थे। हम लोग उन्हीं उन्हीं से पढ़ पढ़ के योग्य बने। लेकिन एटलीस्ट हमें चलना तो सिखाया हिंदी भाषा में। जब मैं विश्वविद्यालय के स्तर पे पढ़ा, अगले बड़े विद्वान मुझे मिले, वो विद्वान मुझे और पढ़ाए, तो मेरे को उन अध्यापक के प्रति जो मुझे कुछ नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत भी जानते थे, जो पढ़ाया हो, जो मेरे मन में उनके प्रति ज्यादा सम्मान आना शुरू हो गया। चलो कम से कम जब मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था, उस समय उस अध्यापक ने मुझे चलना तो सिखाया। और जब वो पढ़ाते थे तो हम लोग पढ़ के आ जाते थे घर से, तो हमें पता था कि अरे यार ये टीचर बेकार पढ़ा रहा है, तो हम लोग आनंद भी लेते थे, एंजॉय किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन जब हमें बहुत योग्य अध्यापक मिला तो हमें पता लगा कि नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई जीवन में, इसका खामियाजा हम आज तक भुगतते हैं। तो ये जीवन का स्तर है, चिंतनशील अध्यापक को होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मेमोरी या चिंतनशील बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। छात्र मेमोरी लेवल पे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो या टीचिंग लेवल पे हो, डिपेंड करता है उस टीचर की योग्यता के आधार पर।
ठीक है, चलिए बस इतनी चीजें थी यूनिट 1 के प्रथम हिस्से का, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट हिस्सा यूनिट पेपर 1 इसी के साथ समाप्त होता है। अब फर्स्ट यूनिट का दूसरा हिस्सा शिक्षार्थी की विशेषता, इसके विषय में हम लोग कल अध्ययन करेंगे और कल ये जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं शिक्षार्थी की होती हैं, यानी कि छात्र की होती हैं। और कुल मिला के प्रभाव तत्व, हायर स्टडीज, अध्यापक केंद्रित बनाम माने टीचर ओरिएंटेड है या स्टूडेंट ओरिएंटेड है शिक्षा पद्धति, ऑनलाइन पद्धति, शिक्षक सहायक प्रणाली, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन प्रणाली, यही 4 चीजें और हैं। कुल मिला के इस हफ्ते में हम लोग चाहेंगे तो पेपर 1 के प्रथम खंड को समाप्त कर लिया जाएगा। यूनिट 1 इसी के साथ समाप्त हो जाएगी। फिर आएगा रिसर्च, और रिसर्च को भी ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर हम लोग समाप्त कर लेंगे। फिर बोध, संप्रेषण, गणितीय तर्क, ये सब तो आसान चीजें हैं, आपके काम की चीज। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। आज नवरात्रि है तो मुझे लग रहा है कि हर घर में पूजा पाठ हो रहा है, इस कारण से लोग आज कक्षा में कम उपस्थित हैं। अगली कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा आज हम लोग नहीं लेंगे, अगली कक्षा को वापस से हम लोग कल लिया जाएगा। ठीक है, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।